हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा पर्यावरण विषय का तीसरा अध्याय हमारी बदलती पृथ्वी। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर बच्चों आपके लिए सबसे पहले क्या है, प्लेटें क्यों घूमती हैं। तो आप जानते हैं क्यों घूमती हैं प्लेटें, आपने पाठ में पढ़ा होगा। क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती हैं। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर आपके लिए है बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है। तो क्या है बच्चों, जानते हैं आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं सबसे पहले आप लिखेंगे अंतर्जनित बल और हेडिंग डालकर लिखें बच्चों। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। ठीक है, उसके बाद दूसरी हेडिंग आप डाल सकते हैं बहिर्जनित बल और यहाँ पर लिखेंगे जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों फिर आपके लिए गैर अपरदन क्या है। तो क्या है बच्चों अपरदन? उत्तर में आप लिख सकते हैं भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं नदियों द्वारा वी आकार की घाटियों का निर्माण करना। अगला लिखेंगे पवनों द्वारा बरखान एवं छत्रक शैल का निर्माण करना। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथ साथ याद भी करते रहें। फिर है आपके लिए अगला प्रश्न बच्चों, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो जानते हैं आप, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों बालू टिब्बा क्या है। उत्तर में आप लिख सकते हैं मरुस्थलीय भागों में पवनों के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, अगला है फिर यहाँ पर समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो कैसे होता है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं जब समुद्री किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे पुलिन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों चाप झील क्या है। जानते हैं आप क्या है चाप झील? उत्तर में आप लिख सकते हैं जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है और जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काटकर सीधी बहने लगती है, जिससे विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो कह गए हैं पहले प्रश्न के सबके उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए क्या है बच्चों, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है नंबर 1 शैल, नंबर 2 किनारा, नंबर 3 समुद्री गुफा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे नंबर 1 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि शैल। ठीक है, फिर है आपके लिए है हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है और यहाँ पर आपके ऑप्शन है बाढ़कृत मैदान, पुलिन या हिमोड। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है बच्चों। सही कौन सा होगा? उत्तर में आप देख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे हिमोड, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला है गए वाला
पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों, ज्वालामुखी, वलन या बाढ़कृत मैदान। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहले वाला बिल्कुल करेक्ट है, ज्वालामुखी। आई बात समझ में। फिर आपके लिए यहाँ पर छत्रक शैलें पाई जाती हैं और यहाँ पर आपके ऑप्शन है बच्चों, रेगिस्तान में, नदी घाटी में या हिमनद में। तो यहाँ पर आपके लिए सही ऑप्शन होगा रेगिस्तान में, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद फिर आपके लिए चाप झील यहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है आपके हिमनद, नदी घाटी या रेगिस्तान। कौन सा होगा आपका करेक्ट ऑप्शन बच्चों? आप लिख सकते हैं नंबर 1, यानी कि पहले वाला बिल्कुल करेक्ट है, नदी घाटी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आपको इनका मिलान करना है। कै के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है समुद्री तट, और विसर्प के साथ लिखा है बर्फ की नदी। आपने इनका सही से मिलान करना है। गै यानी पुलिन के सामने यहाँ लिखा है नदियाँ, और इसी प्रकार से घै में बालू टिब्बा के सामने लिखा है पृथ्वी का कंपन। अगला है च, यहाँ पर जलप्रपात, और इसके साथ लिखा है कठोर संस्तर शैल। इसके बाद च है यहाँ पर भूकंप, और यहाँ पर लिखा है रेगिस्तान। आपको इनका सही से मिलान करना है। किस प्रकार से आप करेंगे बच्चों? सही जोड़े बनाने हैं आपको। उत्तर में आप देख सकते हैं जो क है आपका हिमनद, इसके साथ मिलाएंगे आप सेकंड वाला बर्फ की नदी। ठीक है। इसके बाद जो ख है यानी विसर्प, इसके साथ मिलाएंगे नदियाँ, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पर जो ग है आपका पुलिन, इसके साथ आप मिलाएंगे समुद्री तट। ठीक है। और फिर मिलाएंगे बालू टिब्बा के साथ रेगिस्तान। ठीक है। और इसके बाद च, जो जलप्रपात यहाँ पर लिखा है, इसके साथ मिलाएंगे कठोर संस्तर शैल। ठीक है बच्चों। और भूकंप के साथ आप मिलाएंगे पृथ्वी का कंपन, और आपके ये जोड़े बन जाएंगे। आई बात समझ में। इसके बाद आइए चौथा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, कारण बताइए। और यहाँ पर चौथे प्रश्न में क्या है आपके लिए, कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं, तो ये क्यों होते हैं, आपको इसका कारण बताना है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, कुछ शैलों का छत्रक के आकार में होने के कारण, और हेडिंग डालकर लिखेंगे मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेत के कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं, और ऊपरी हिस्सों को इन पवनों से घर्षण काफी कम होता है। इसलिए निचले हिस्सों की चट्टानें काफी घिस जाती हैं, और ये चट्टानें छतरी नुमा आकार की बन जाती हैं, जिसे छत्रक शैल कहा जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद ख आपके लिए यहाँ पर बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, तो इसका आपको कारण बताना है बच्चों, क्यों होते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं बाढ़कृत मैदान के बहुत उपजाऊ होने के कारण, और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1, बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। दूसरा लिखेंगे बाढ़ के समय नदी के साथ काफी मात्रा में मलबा या अवसाद बहते हैं। इन अवसादों या मलबों को नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है। अगला लिखेंगे नंबर 3, इन अवसादों या मलबों में काफी मात्रा में ह्यूमस होती है, जो कि बाढ़कृत मैदान को अधिक उपजाऊ बना देती है। ठीक है बच्चों। फिर आपके लिए यहाँ पर गै समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो इसका क्या कारण है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित होने के कारण, और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाती हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आपके लिए घ भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, इसका क्या कारण है बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं भूकंप के दौरान इमारतें गिरने के कारण, और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफी कंपन होता है, और इस कंपन से मकान या इमारतें हिलने लगती हैं, और हिलने से मकान या इमारतें गिरने लगती हैं। ठीक है।
नंबर 2 लिखेंगे, अधिकांश इमारतें भूकंपरोधी नहीं होती। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आपके लिए बच्चों 5वां प्रश्न यहाँ पर, और यह है क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न। और यहाँ पर लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों को देखें, यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, इन्हें पहचानिए एवं बताइए कि ये नदी के अपरदन अथवा निक्षेपण अथवा दोनों का परिणाम है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चित्र हैं आपके लिए बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। देख रहे हैं ना आप ये वाले चित्र, और यहाँ पर आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा अभी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो उत्तर में आप ठीक इस प्रकार से एक टेबल बना लेंगे और यहाँ पर आप चित्र को दिखाएंगे। ये तीनों चित्र जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देखें स्थलाकृति जहाँ पर लिखा है, इसके नीचे पहले नंबर पर लिखें जलप्रपात, दूसरे पे लिखें नदी विसर्प, और तीसरे पे लिखेंगे मैदान। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे अपरदन, यहाँ पर अपरदन या निक्षेपण, और तीसरे वाले में लिखेंगे निक्षेपण। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी आपकी जो टेबल है बच्चों पूरी हो जाएगी। तो बच्चों इसी प्रश्न के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।